हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय सुमित सर। तो आप एक चीज ये देख रहे होंगे कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स करके एक टॉपिक डाला था, एक मेन हेडिंग डाला था अपने इसका, जिसमें कि हम लोग नीट के और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसके थ्रू आपका पूरा सब कुछ फॉर्मूला वगैरह, नेम रिएक्शंस वगैरह रिदम में आ जाएगा और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि टारगेट वालों के लिए है, और या नहीं तो जो 12th दे चुके हैं उसके लिए, जो इस साल जो 12th दिए हैं, जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, जो जेईई मेंस में एपियर होंगे या जो नीट में एपियर होंगे, या जो नीट पिछले साल दे चुके हैं जो टारगेट में है, या जो जेईई मेंस पिछले साल दे चुके हैं जो टारगेट में है, उन लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर जो बच्चा 11th से 12th में मूव कर रहा होगा उसको यार ये कहाँ से हवा लगेगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए जो रेजोनेंस चल रहा है या उनके बाद फिर GOC1, GOC2, GOC2 में मेजोमेरिक चल रहा है, वो चल ही रहा है, ये टारगेट वालों के लिए। इसलिए हम लोग नीचे लिख भी देते हैं फॉर नीट एंड टारगेट ओनली। अगर हम यहाँ पे देखें क्वेश्चंस के थ्रू से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड को पहले PBr3 से रिएक्शन करवाया गया और सेकंड अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाया गया। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बहुत आसान हो जाता है ऐसा क्वेश्चन, आप सिंपल समझो। तो जब हम लोग PBr3 या PCl3 से रिएक्शन करवाते हैं तो ये हम लोग का रिएक्शन, और ये है अल्कोहल का रिएक्शन होता है जब PCl3 और PCl5 के साथ, तो ये अल्काइल हैलाइड बनाता है। बहुत सिंपल बात है। तो यहाँ पे अल्कोहल है, ये PBr3 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये OH कन्वर्ट हो जाएगा Br में। इसका मतलब ये पहला स्टेप जब रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा मेरा OH Br। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से बनाना की कोशिश करें तो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो ये मेरा कीटोन रहेगा ही और ये बन जाएगा मेरा Br। अब अगर यहाँ सेकेंड रिएक्शन देखें, पहले वाला काम खत्म हो गया। सेकेंड की बात करेंगे तो यहाँ अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर जब अल्काइल हैलाइड की बात किए तो वहां पर अल्काइल हैलाइड में पढ़े होंगे, एक तरह आता था एक्वस KOH और एक आता था अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करवाता है और एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करवाता है। जहां जहां एक्वस KOH रहेगा वहां वहां क्लोरीन हटेगा और OH आ जाएगा, और जहां जहां अल्कोहलिक KOH रहेगा उस क्लोरीन को हटा के डबल बॉन्ड ले आएगा। तो यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है और यहाँ पर ये क्लोरीन ब्रोमीन जो भी रहेगा ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाता है, दैट मींस एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पर अल्कोहलिक KOH है तो ये Br यहाँ से H ले सकता है, यहाँ से H ले सकता है, क्योंकि आपको HBr डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन भी निकलेगा और हैलोजन भी निकलेगा। हम बोलेंगे हाँ बाबू बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकता है। बट आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। लेकिन जब डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा तो इस पाई के साथ कंजुगेशन में आ जाएगा और ये मोर स्टेबल हो जाएगा। इस कारण से यहाँ जब पाई बॉन्ड बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ये आपका कीटोन ऐसे कीटोन ही रह जाएगा, लेकिन ये Br डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही आप अगर ये करोगे कि डबल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ ओ करोगे तो ये पाई पाई कंजुगेशन में नहीं है, ये भी एक प्रोडक्ट बनेगा इस कंपाउंड के रिएक्शन का, लेकिन ये बनेगा आपका माइनर और ये बनेगा आपका मेजर। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, इसीलिए अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन B विल बी करेक्ट। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, पिछले साल जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था। अगर आपको होप, अगर जो बच्चे पिछले साल दिए होंगे उनको ये क्वेश्चन दिखा होगा। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विच कंपाउंड्स आउट ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एरोमेटिक। मतलब चार ऑप्शन दिया गया, इस चार में से कितने ऐसे कंपाउंड हैं, इसमें से कितने ऐसे हैं जो एरोमेटिक शो नहीं कर रहे हैं। तो एरोमेटिक का हम लोग चार कंडीशन जानते हैं। एरोमेटिक में फर्स्ट कंडीशन होगा कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, सेकंड कंडीशन होगा कंपाउंड शुड बी प्लेनर दैट इज sp2 हाइब्रिडाइल। थर्ड कंडीशन होगा कंपाउंड शुड फॉलो हकेल्स रूल। हकेल्स रूल कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0। याद रखना, एंटी एरोमेटिक में 4n पाई हो जाता है और एरोमेटिक में 4n+2 पाई होता है। एरोमेटिक में n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है, एंटी एरोमेटिक में n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है, और लास्ट कंडीशन है ऑल पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी डीलोकेलाइज्ड। तो यहाँ देखेंगे एरोमेटिक का कंडीशन, रेजोनेंस हम लोगों को आ रहा है, ये पाई बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में है, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। तो एरोमेटिक के टाइम में हकेल नंबर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन आता भी है, इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है
सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो ये पाई और ये पाई कंजुगेशन में है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेंस भी हो जाएगा। कितना पाई इलेक्ट्रॉन इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है इस कंपाउंड में, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। यहाँ तो यार इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो मेरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रेजोनेंस हो रहा है, सारा कंडीशन फुलफिल है, बट हकिल नंबर में 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। हाँ, अगर ये कंपाउंड अगर हम एंटी एरोमेटिक बोले तो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन ये हम लोग को पूछा जा रहा है कौन सा इसमें ऐसा है जो एरोमेटिक शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ए नहीं होगा क्योंकि ए एरोमेटिक शो कर रहा है, बी एरोमेटिक शो नहीं कर रहा है, इसलिए बी सही है क्योंकि इज और आर करके है। सी देखेंगे ये निगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, निगेटिव चार्ज के लिए हम लोग 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं क्योंकि ये निगेटिव यहाँ जाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, मतलब ये निगेटिव एक पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखती है, तो यहाँ पर हम लोग 2 पाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला, बाकी 6 पाई इलेक्ट्रॉन 3 पाई बॉन्ड वाला, तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन और सारा कंपाउंड रेजोनेंस हो रहा है, सब कुछ कंडीशन है, लेकिन एरोमेटिक का नहीं, एंटी एरोमेटिक का। और आपसे पूछ रहा है कौन ऐसा एरोमेटिक नहीं है, मतलब ऑप्शन सी भी आपका एरोमेटिक नहीं है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो अगर हम लोग डी की बात करेंगे तो डी जो है ये 3 पाई बॉन्ड है जो कंजुगेशन में है, लेकिन ये कार्बन हमेशा sp3 हो जाएगा और ये मेरा प्लेनर नहीं है। और आपको एरोमेटिक होने के लिए हर कंडीशन प्लेनर होना चाहिए, आपको यहाँ पर प्लेनर नहीं है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये कार्बन प्लेनर ना होने के कारण ना ही ये एरोमेटिक है ना ही ये एंटी एरोमेटिक है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। इसीलिए ये ऑप्शन डी भी एरोमेटिक तो नहीं है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा इसमें से एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक छोड़ के जो भी होगा वो सारा आंसर हो जाएगा। तो बी सी डी तीनों एरोमेटिक नहीं है, ए मेरा एरोमेटिक है। आपसे पूछ रहा है कौन एरोमेटिक नहीं है, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज बी सी एंड डी, दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, सारा क्वेश्चन हम लोग वहां से ले रहे हैं जहां से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा और उस कॉन्सेप्ट का यूज आप नेक्स्ट क्वेश्चन में करोगे, क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन हो रहा है सारा। जैसा कि ये क्वेश्चन आपको अल्काइल हैलाइड का है, क्वेश्चन आपको कह रहा है इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्टिविटी इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। सबसे पहले आप SN1 को जानो, तो SN1 होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 अपना 2 स्टेप में होता था। आपका SN1 में इंटरमीडिएट भी फॉर्म करता था, इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन होता था। SN1 में RDS भी होता है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट भी होता है, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल बोलेंगे तो SN1 का जो रिएक्टिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। और हम लोग जानते हैं कार्बोकैटायन की बात करेंगे मतलब कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। अब उसको जितना इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मिलेगा वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और कार्बे एनाइन में अपने पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मतलब उससे जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप रहेगा वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो कार्बोकैटायन में डोनर स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और कार्बे एनाइन में एक्सेप्टर स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कौन ग्रुप डोनर होता है और कौन ग्रुप एक्सेप्टर होता है। तो आप सिंपल समझोगे तो जब कभी भी कार्बोकैटायन के साथ कोई ग्रुप डोनर लगा रहेगा तो वो उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और कार्बोकैटायन के साथ जो ग्रुप एक्सेप्टर लगा रहेगा वो उसके स्टेबिलिटी को घटाएगा। और SN1 रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जिसका स्टेबिलिटी जितना ज्यादा, मतलब जिस कार्बोकैटायन के साथ जितना ज्यादा बड़ा ग्रुप डोनर लगा रहेगा, जितना अच्छा डोनर लगा रहेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे आप समझो पूछ रहा है इंक्रीजिंग रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इन द फॉलोइंग कंपाउंड। कभी भी SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन यानी इंक्रीजिंग आपका रिएक्टिविटी वगैरह पूछेगा तुरंत दिमाग में आना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इनडायरेक्टली पूछ रहा है। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि डोनर उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और एक्सेप्टर उसके स्टेबिलिटी को घटाएगा। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है, ये मेरा RX हो गया, ये मेरा RX, हर जगह से आप X ग्रुप को हटाओगे तो पॉजिटिव चार्ज एपियर होगा। मतलब अगर हम इनडायरेक्टली यहाँ देखेंगे तो यहाँ I हटेगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, आयोडीन था, यहाँ भी आयोडीन हटाएंगे तो यहाँ से भी आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से आयोडीन हटाएंगे तो यहाँ भी आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से आयोडीन हटाएंगे तो यहाँ भी आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं SN1 का रिएक्टिविटी बोल रहा है बोलने, तो हम लोग अब ये चारों का स्टेबिलिटी ऑर्डर
अगर निकल जाएगा तो SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर भी निकल जाएगा। तो अब चारों का स्टेबिलिटी पता करने के लिए आप देखो कि यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है पूरे रिंग में, यहाँ भी पूरे रिंग में रेजोनेंस, यहाँ भी पूरे रिंग में रेजोनेंस और यहाँ भी पूरे रिंग में रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के बेसिस पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा और किसका स्टेबिलिटी कम। लेकिन आप ये गौर कर रहे होंगे कि बेंजीन रिंग के साथ कहीं कहीं ग्रुप भी लगा हुआ है और वो ग्रुप अब आपको पहचानना होगा कि वो ग्रुप डोनर है कि एक्सेप्टर है। अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा ग्रुप डोनर है और कौन सा ग्रुप एक्सेप्टर है तो आप इजीली कह दोगे डोनर विल इंक्रीजेज व्हाइल एक्सेप्टर विल डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो आप यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा ही नहीं हुआ है, मतलब ना ही डोनर लगा है ना ही एक्सेप्टर लगा है। मतलब इसका स्टेबिलिटी अगर कहीं एक्सेप्टर लगा होता उससे ज्यादा होगा, लेकिन इसका स्टेबिलिटी वहां से कम होगा जहां पर किसी ग्रुप में डोनर लगा होगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर ए में कुछ नहीं लगा है, सी की बात करें या बी की बात करें, तो अगर हम लोग बी में बात करेंगे तो जहां पे कार्बोकैटायन है जिस ग्रुप पे, उसके बगल वाले को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बगल वाले को हम लोग यहां भी बोलेंगे ऑर्थो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ग्रुप है आपका ये कहलाएगा पोजीशन आपका मेटा, तो ये भी पोजीशन आपका कहलाएगा मेटा और जस्ट अपोजिट वाला कहलाएगा आपका पारा। और हम लोग जानते हैं कि आपके बेंजीन रिंग के मेटा वाले पे रेजोनेंस नहीं होता है। इसका मतलब ये जो ग्रुप है वो मेटा पे है और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है मतलब +M या -M शो नहीं करेगा। अगर ये OCH3 याद अगर आपको होगा तो अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता तो हम इसको बोलते +M, लेकिन यहाँ रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर +M की बात नहीं करेंगे। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का रेजोनेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। और इंडक्टिव के केस में ये ग्रुप -I है और -I जो होता है वो मेरा एक्सेप्टर होता है और एक्सेप्टर आपके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को घटाएगा। इसका मतलब अगर हम ए और बी में बात करेंगे तो ए वाले ग्रुप में कोई ग्रुप नहीं लगा था लेकिन बी वाले में एक्सेप्टर लग गया, इसका मतलब एक्सेप्टर घटाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस दोनों में अगर कंपेयर करें तो ए का स्टेबिलिटी ज्यादा और बी का स्टेबिलिटी कम। मतलब SN1 का रिएक्टिविटी की बात करें तो ए का ज्यादा और बी का कम। बट बाबू यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हो रहा है, अभी हम लोग के पास सी और डी भी है। इस दोनों को भी कंपेयर कर ले और उसके बाद इजीली चारों का हम लोग ऑर्डर बता देंगे और ऑप्शन में टिक कर देंगे। अगर हम लोग सी की बात करेंगे तो ये भी मेरा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके पारा पे मेरा CH3 है और CH3 मेरा +I ग्रुप होता है। +I मतलब डोनर होता है। साथ ही साथ ये हाइपर कंजुगेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। आप जानते हो हाइपर कंजुगेशन सिग्मा पाई कंजुगेशन नहीं, बल्कि आपका अगर हम बोल सकते हैं तो हाइपर कंजुगेशन एक तरह से जब अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होता है तो सिग्मा का पाई के साथ कंजुगेशन उतना ज्यादा होता है और हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हो कि ये CH3 आपका +H भी शो कर रहा है और +I भी शो कर रहा है। मतलब ये ग्रुप डोनर हो गया और डोनर हो गया तो ये इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इसका मतलब ये मेरा स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो ए बी और सी की बात करेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं, यहाँ पर ग्रुप है एक्सेप्टर और यहाँ पे ग्रुप है डोनर। तो ए बी और सी में बोलेंगे सी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद ए का, उसके बाद बी का। लेकिन अपना कहानी एक ऑप्शन डी भी बचा हुआ है। डी में पारा पे है OCH3, मजा आ गया। पारा पे रेजोनेंस भी होता है, हम लोग जानते हैं ऑर्थो और पारा पे रेजोनेंस होता है क्योंकि ऑर्थो और पारा पे ही चार्ज आता है, सिर्फ मेटा पे चार्ज नहीं आता है। मेटा पे चार्ज नहीं आता है मतलब वहां पे ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा मतलब वो ग्रुप मेटा पे +M या -M शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पारा पे है, पारा पे है तो ये OCH3 अगर मेजोमेरिक की बात करें तो ये +M शो करेगा और इंडक्टिव की बात करें तो -I शो करेगा। और हम आपको बताए हुए हैं कि कोई ग्रुप इंडक्टिव में कुछ और मेजोमेरिक में कुछ और शो करे तो हम लोग मेजोमेरिक वाला कंसीडर करेंगे क्योंकि मेजोमेरिक वाला रेजोनेंस के थ्रू होता है और वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए यहाँ पर OCH3 में हम लोग +M कंसीडर करेंगे, -I कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब बताओ ये OCH3 और ये CH3, तो ये CH3 हाइपर कंजुगेशन के थ्रू मोर स्टेबल है और ये मेरा मेजोमेरिक के थ्रू मोर स्टेबल है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल, इसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला और ये सबसे लिस्ट क्योंकि इसमें एक्सेप्टर लगा है। तो हम लोग SN1 का रिएक्टिविटी बोलेंगे तो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इस दोनों में मोर डोनर ये, इसलिए ये मोर स्टेबल, तो हम लोग बोलेंगे डी का सबसे ज्यादा, उसके बाद सी का। और अगर हम ए और बी में बात करेंगे तो ए वाले में कोई ग्रुप नहीं लगा है, लेकिन बी वाले में एक्सेप्टर लगा है। एक्सेप्टर आपके स्टेबिलिटी को घटाता है, इसीलिए ए वाला मोर स्टेबल कंपेयर टू बी, तो सी के बाद हो जाएगा बी और उसके बाद हो जाएगा ए। तो अगर हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर डी सी बी ए की बात करेंगे तो डी सी बी ए, दैट इज करेक्ट आंसर इज 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग जानते हैं यार कि एरोमेटिक कंपाउंड पे इलेक्ट्रोफाइल आराम से अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वैसा स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम है। जैसे कि E+ मेरा इलेक्ट्रोफाइल हुआ और बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल मेरा बेंजीन पे अटैक कर जाएगा और फिर वापस बन जाएगा ये मेरा E, सब्स्टिट्यूट कर गया, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ से आपका H हट जाएगा, तो H को हटा के E को रिप्लेस करना कहलाया सब्स्टिट्यूशन। रिप्लेस करना होता है कोई एक ग्रुप को उसके दूसरे ग्रुप के साथ। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, तो आप ये बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जल्दी अटैक करेगा। तो अगर बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप लगा दिया गया डोनर, तो आप बताओ बेंजीन के साथ ग्रुप लगा दिया गया डोनर, तो इस बेंजीन रिंग में पहले से 6 पाई इलेक्ट्रॉन और ये ग्रुप अगर डोनर है, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रहा है। डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ रहा है, और जो अटैक कर रहा है वो है इलेक्ट्रोफाइल, उसके पास है इलेक्ट्रॉन कम। तो अगर बेंजीन रिंग के अंदर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां पर जल्दी अटैक करना चाहेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यार मेरे पास अगर पैसा कम है तो हम वहां ज्यादा जाना पसंद करेंगे जहां हमको पैसा ज्यादा मिलेगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल वहां जाना ज्यादा पसंद करेगा जिस रिंग पे डोनर ग्रुप ज्यादा लगा रहे, मतलब जिस रिंग पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। और इलेक्ट्रॉन कहां ज्यादा होगा? जहां रिंग पे डोनर लगा रहेगा। अब बताओ जिस रिंग पे एक्सेप्टर लगा होगा वो तो बेचारा रिंग के पास इलेक्ट्रॉन और उससे ले ही रहा है, और जहां इलेक्ट्रॉन कम है वहां इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाना चाहेगा। ये सिंपल सी बात है। तो अब बताओ ये ग्रुप अगर डोनर है, मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन हम लोग दे रहे हैं मतलब इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग बढ़ा रहे हैं। और बताओ अगर हम लोग यहाँ पर एक्सेप्टर लगा लें, जितना ग्रुप एक्सेप्टर होगा तो पहले भी जितना पाई इलेक्ट्रॉन था उससे भी अब कम हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है और तुमसे हम 2-3 रुपया अगर ले लिए तो तुम्हारे पास अब पैसा क्या हो गया? कम हो गया। मतलब एक्सेप्टर आपके पैसे को घटा रहा है। और मान लो आपके पास 10 रुपया है और 2-3 रुपया हम आपको देना शुरू कर दिए, मतलब आपका स्टेबिलिटी बढ़ना शुरू हो गया। और हर एक आदमी स्टेबल होना चाहता है, तो रिंग में जितना ज्यादा डोनर लगा रहेगा, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा होगा और इलेक्ट्रोफाइल वहां उतना जल्दी अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहीं ज्यादा जाना पसंद करेगा जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा। तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल इस तीनों में कहां पर सबसे जल्दी अटैक करना चाहता है, और इसमें ऑर्डर बताने के लिए बोल रहा है। इसमें भी सबसे सिंपल है कि जहां पर जितना ज्यादा डोनर मिलेगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना सबसे आसान होगा। रीजन है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा, वहां पर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना ज्यादा आसान। जहां पे मान लो अगर हमको 2 जॉब मिला, एक जॉब में सैलरी 10,000, एक जॉब में सैलरी 20,000, यार हम कहां जाना प्रीफर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है 20,000 वाला, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है हर आदमी स्टेबल होना चाहता है और डेली लाइफ में स्टेबल होने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो आदमी अगर जाना चाहेगा, जॉब करना चाहेगा, तो यार जॉब ही जब करना है तो वहां क्यों ना करे जहां पर पैसा ज्यादा मिलेगा, अगर 2 जॉब ऑफर हो रहा है तो। सिमिलरली जहां कहीं भी रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो उस रिंग पर जल्दी अटैक करना प्रीफर करेगा इलेक्ट्रोफाइल जिस रिंग पर डोनर लगा होगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। अब आप हमको यहाँ देखो, यहाँ पर ग्रुप Cl लगा है, यहाँ ग्रुप CH3 लगा है और यहाँ COCH3 लगा है। आप बता सकते हो ये COCH3, यार मजा आ गया, कार्बोनाइल ग्रुप है, तुरंत बोल दोगे ये -M हो जाएगा, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ये आपका CH3 है, ये आपका +I भी है और हाइपर कंजुगेशन भी शो करेगा, मतलब ये डोनर हो गया। और यहाँ पर Cl का बात आप समझना, Cl मेरा इंडक्टिव में -I और Cl पे लोन पेयर भी होता है, इसलिए मेजोमेरिक में आपका +M हो जाएगा। तीनों ग्रुप को हम लोग पहचान गए। अब रिएक्टिविटी में एक एक्सेप्शन केस क्या होता है कि हैलोजन के केस में जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर -I कंसीडर
कंसीडर करते हैं। लेकिन जब ओरिएंटेशन की बात होगी, ओरिएंटेशन क्या होता है वो हम लोग आगे बताएंगे। इलेक्ट्रोफाइल, देखो एक टर्म हुआ रिएक्टिविटी और एक टर्म होता है ओरिएंटेशन। रिएक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रोफाइल कितना जल्दी अटैक करेगा किसी भी ग्रुप पे, और ओरिएंटेशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग में कहां पर अटैक करेगा। दोनों में डिफरेंस होता है, कहां पर अटैक करना और कितना जल्दी से अटैक करना। तो कितना जल्दी से अटैक करना कहलाएगा रिएक्टिविटी, और कहां पर अटैक कर रहा है वो कहलाता है ओरिएंटेशन। क्लियर। अब यहां पर बोल रहा है आपका रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी की जब बात करेंगे उस टाइम हैलोजन को हम लोग -I की तरह कंसीडर करते हैं, और जब ओरिएंटेशन की बात करेंगे तब यही हैलोजन आपका +M की तरह शो करेगा। आप याद रखना, जब कभी भी हम लोग हैलोजन की बात करेंगे X, तो ये रिएक्टिविटी के टाइम में जब कभी भी रिएक्टिविटी लेंगे तो ये -I हो जाएगा, और यही X जब हम लोग +M कब हो जाएगा, जब इसको हम लोग ओरिएंटेशन में लेना शुरू कर देंगे। तो ओरिएंटेशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग में कहां पर अटैक करेगा, रिएक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग में कितना जल्दी अटैक करेगा। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। दोनों में हैलोजन लगा होगा, तो एक में हैलोजन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, एक में हैलोजन डोनर की तरह काम करेगा। रिएक्टिविटी के टाइम में हैलोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, और ओरिएंटेशन के टाइम में हैलोजन डोनर की तरह काम करेगा। तो यहां पर बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की, मतलब इलेक्ट्रोफाइल इस तीनों में किस पे जल्दी से अटैक करेगा। क्लियर। तो इस तीनों में सबसे जल्दी कहां पर अटैक करेगा, जहां पर उसको डोनर मिलेगा। तो यहां पर ये रिएक्टिविटी है, इसका मतलब यहां +M हम लोग हटा देंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग -I की तरह, क्योंकि हम बोले हैलोजन रिएक्टिविटी के टाइम में -I, हैलोजन ओरिएंटेशन के टाइम में +M। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि यहां पर क्लोरीन -I है, यहां CH3 +I है, और यहां COCH3 -M है। तो जहां पर जितना ग्रुप डोनर लगा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना उतना आसान हो जाएगा। तो डोनर विल इंक्रीजेज व्हाइल एक्सेप्टर विल डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस तीनों में अगर हम आपको बोलेंगे तो डोनर कहां है, तो सेकंड वाला, तो सेकंड वाले पे रिएक्टिविटी कराना सबसे आसान, तो हम लोग बोलेंगे 2 का सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी। फिर अब 1 में और 3 में देखो, तो 3 वाले में -M, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है, और ये -I हो रहा है। तो -I और -M में -M ज्यादा स्ट्रॉन्गर, मतलब ये मेरा ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डीस्टेबलाइज करेगा, मतलब इस पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना टफ, इस पे इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी कराना आसान, क्योंकि ये -I है और ये -M है। तो यार -I -M के कंपेयर में कमजोर, मतलब ये इससे कम इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू डीस्टेबलाइज कर देगा। इसका मतलब हुआ कि हम लोग 2 के बाद 1 को लेंगे और उसके बाद 3 को ले लेंगे, तो दैट विल बी करेक्ट ऑर्डर अमॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम सिंपल बोले तो आप कभी भी रिएक्टिविटी की बात आए तो हम सिंपल बोल सकते हैं, डोनर वाली बात जो आएगी, जब कभी भी डोनर होगा इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा, एक्सेप्टर होगा इलेक्ट्रोफाइल लेट से अटैक करेगा। हैलोजन की बात आएगी तो रिएक्टिविटी के टाइम में हैलोजन -I की तरह शो करता है, और वही ओरिएंटेशन मतलब कि उस रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां अटैक करेगा। अगर हम मान लो ओरिएंटेशन की बात करें इस क्लोरोबेंजीन में, तो अगर ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो क्लोरीन मेरा +M, और +M तो डोनर, और डोनर तो ऑर्थो और पारा पे अटैक करेगा। तो ये होता है ओरिएंटेशन। समझ में आ रही बात। ये हो गया मेरा ओरिएंटेशन की यहां पर अटैक करेगा या यहां पे अटैक करेगा, मेटा पे तो अटैक ही नहीं करेगा। तो ये हुआ ओरिएंटेशन। और रिएक्टिविटी मतलब इस तीनों में किस पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करेगा, दैट इज रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के टाइम में हैलोजन -I और ओरिएंटेशन के टाइम में यही हैलोजन आपका +M की तरह शो करने लगेगा। होपफुली आपको रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। क्योंकि यार ये डोनर आपकी रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, ये दोनों एक्सेप्टर, लेकिन ये वीक एक्सेप्टर, तो ये भी आपको घटाएगा, ये भी आपको घटाएगा, लेकिन ये कम घटाएगा, ये ज्यादा घटाएगा, क्योंकि ये -M है और ये बेचारा -I है। दोनों घटाएगा, सिर्फ ये बढ़ाएगा, लेकिन इस दोनों में ये कम घटाएगा, ये ज्यादा घटाएगा। इस कारण से इस ये 2 then 1 और then लास्ट में 3, दैट्स व्हाई करेक्ट ऑर्डर विल बी 2 greater than 1 greater than 3, so correct option is 4। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ये बेस्ड है क्वेश्चन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में ग्रिग्नार्ड है। क्वेश्चन पूछ रहा है
कि दिस कंपाउंड जो ये आपका एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल इसको बोलेंगे, ये जो एल्कोहल है ये एल्कोहल कांट बी प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन ए बोल दिया गया कि इस कीटोन को ग्रिग्नार्ड के साथ, या ऑप्शन बी को इसके साथ, ऑप्शन सी के, या ऑप्शन बी। चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे कि ये कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रिग्नार्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ग्रिग्नार्ड में आप याद करोगे तो आप ये याद करोगे जब कभी प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग बनाना होगा तो फॉर्मल्डिहाइड से बनाते हैं, अगर हम लोग को सेकेंडरी अल्कोहल को बनाना होगा तो अदर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, जैसे कि आपको मिथानल, इथानल, प्रोपानल से बनाना होगा तो आप सेकेंडरी अल्कोहल बना लोगे, लेकिन वही फॉर्मल्डिहाइड से आप बनाओगे तो आप प्राइमरी अल्कोहल बनाओगे। लेकिन जब आपको टर्सरी अल्कोहल बनाना होगा तो आप कीटोन ले लोगे। तो यहाँ पर आपको टर्सरी अल्कोहल है और कीटोन लेना है, तो हम लोग बहुत सिंपल से यहाँ कह सकते हैं कि बड़ा आसान हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो कीटोन है इससे भी 3 डिग्री अल्कोहल, यहाँ कीटोन है इससे भी 3 डिग्री अल्कोहल, और ये फॉर्मल्डिहाइड है ये आपको प्राइमरी अल्कोहल देता है। अगर आपको याद होगा तो जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जिनको याद हम करवा दिए हैं क्लास में कि यार प्राइमरी अल्कोहल के लिए फॉर्मल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए अदर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, और टर्सरी अल्कोहल के लिए कीटोन ले लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल अगर हम आपको थोड़ा बना के दिखाएं तो ये बनाना है, इससे किससे नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ए को थोड़ा हम लोग इलेबोरेट करें तो PH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3 है। इसी कीटोन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और जब इसको हम लोग CH3 MgX यानी कि ग्रिग्नार्ड के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो ये RMgX हुआ, Mg मेरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सो Mg पे आएगा +4, CH3 पे आएगा -4, ये मेरा बन गया न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड इस O पे जाएगा, O पे आएगा माइनस, C पे आएगा प्लस, ये CH3 वाला पार्ट इस पे अटैक करेगा, MgX वाला पार्ट O पे अटैक करेगा, यहाँ से बन जाएगा PH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस और MgX प्लस, और यहाँ से आ जाएगा आपका आगे तो CH2 CH3 दिया ही हुआ है, और ये C के साथ CH3 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH3, और यहाँ से फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस बोल रहा है करवाने के लिए, तो हाइड्रोलिसिस अगर हम करवाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका PH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और बाहर निकल जाएगा MgOHX। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो हमको प्रिपेयर करना था वही प्रिपेयर होगी। ET दैट मींस इथाइल, Me दैट मींस मिथाइल, PH दैट मींस फिनाइल रिंग, तो एक आपका इथाइल, एक आपका मिथाइल, एक आपका फिनाइल और एक आपका एल्कोहल आ गया। इसीलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो ये प्रोडक्ट दे रहा है, और आपको बोल रहा है कौन ये प्रोडक्ट नहीं देगा, इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी की अगर हम बात करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ देखिएगा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर आपको पकड़ना होगा तो बहुत आसान से हम बोल सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल है। बहुत बच्चे तो सिर्फ ऐसे देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड तो ये प्राइमरी अल्कोहल ही देगा, टी सीधा टिक करके आगे निकल जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जान ले जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन भी एसीटोन, या एसीटोन नहीं बोलेंगे कीटोन है। एसीटोन तब होता जब CH3CO CH3 होता, और हम लोग C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C है, और इसको हम लोग PH MgX के साथ कर रहे हैं, तो फिर से Mg पे प्लस PH पे माइनस, और ये पाई बॉन्ड इस पे, इस C पे प्लस इस O पे माइनस, फिर ये PH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा ये न्यूक्लियोफाइल बन के, तो यहाँ पे हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर ये O माइनस और MgX प्लस, तो O माइनस MgX प्लस, और ये PH इस कार्बन के साथ तो इस C के साथ PH, और आगे मेरा एक C, ये पीछे मेरा 2C था तो यहाँ पर हम लोग 2C दिखा देंगे, और आगे मेरा एक C है तो ये एक C दिखाएंगे, और नेक्स्ट काम हो जाएगा मेरा हाइड्रोलिसिस करवाना, तो ये बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C PH C और ऊपर OH, बाहर निकल जाएगा MgOHX, क्योंकि यार हाइड्रोलिसिस मतलब H प्लस और OH माइनस, H प्लस O माइनस के साथ तो OH, और OH माइनस MgX प्लस के साथ, इसलिए MgOHX, तो MgOHX बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जा रहा है। तो इसमें भी जो आपका प्रोडक्ट आया वही प्रोडक्ट आया जो प्रोडक्ट हमको नहीं लाना था, मतलब ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी अगर हम देखेंगे, क्योंकि हम लोग पहले से ही जान रहे हैं ऑप्शन सी ही करेक्ट है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से कभी भी टर्सरी अल्कोहल नहीं बन सकता है, फॉर्मल्डिहाइड से ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा, अदर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। अगर हम लोग
तीसरे ऑप्शन को बनाएं तो तीसरे ऑप्शन से ये प्रोडक्ट तो पक्का है कि नहीं बनेगा, तो क्या बन जाएगा, तो वो अगर हम देखेंगे बड़ा आसान हो जाता है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये मेरा फॉर्मल्डिहाइड H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसी को हम लोग मिथानल भी IUPAC नेम में बोल सकते हैं। और जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये मेरा है PH सिंगल बॉन्ड C और उसी C पे एक CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर MgX। फिर से मेरा मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हम लोग जानते हैं RMgX जो ब्रेक करता है तो R पे माइनस और Mg पे प्लस, तो Mg पे प्लस CH2 पे माइनस। इस बार ये पूरा कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल बन गया और ये न्यूक्लियोफाइल फिर से इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये C डबल बॉन्ड O टूटेगा, इस C पे प्लस O पे माइनस, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा तो बन जाएगा मेरा H सिंगल बॉन्ड C, ऊपर जुड़ जाएगा O माइनस और MgX प्लस, यहाँ पर एक ऊपर H था ही और यहाँ बन जाएगा आपका ये पूरा ग्रुप हम जोड़ेंगे तो क्या हम इस H को नीचे दिखा देंगे तो कोई परेशानी, इस H को नीचे दिखा रहे हैं और इसको जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। इधर से जोड़ेंगे, इस C पे प्लस है और इस C पे माइनस है, दोनों जुड़ेगा तो ये कार्बन से स्टार्ट होगा तो जुड़ेगा क्या CH2 सिंगल बॉन्ड C, इस C पे CH3 और यहाँ पर PH। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो नेक्स्ट काम है हाइड्रोलिसिस करवाना। तो H प्लस जो होगा वो O माइनस के साथ तो OH आ जाएगा और MgOHX बाहर निकल जाएगा तो बनेगा क्या, तो ये CH2 और इसके साथ OH तो बन जाएगा मेरा OH सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे पूरा जोड़ देंगे तो बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 और यहाँ पे PH, क्योंकि ये जो मेरा PH इसके बाद C के साथ CH3 फिर CH2 और CH2OH, तो ये जो मेरा अल्कोहल बना ये अल्कोहल मेरा प्राइमरी अल्कोहल बन गया और बाय प्रोडक्ट में बाहर निकल जाएगा MgOHX। तो हम लोग देखें क्या कि तीसरा जो ऑप्शन है वो मेरा फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन है और हम लोग जानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल देगा। अदर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड जैसे कि इथानल, ब्यूटानल, प्रोपानल, अगर इसका ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन होगा तो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल देगा और अगर किसी भी कीटोन का ग्रिग्नार्ड के साथ होगा तो वो टर्सरी अल्कोहल देगा। तो ये जो प्रोडक्ट इसका जो फॉर्मल्डिहाइड का इस ग्रिग्नार्ड के साथ जो प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट प्राइमरी है और हमको लाना था टर्सरी, जो कि नहीं आया और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन प्रोडक्ट ये नहीं देगा, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज 3। लेकिन हम लोग फोर्थ ऑप्शन को भी थोड़ा चेक कर ले, फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है वो आप देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका कीटोन ही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यही प्रोडक्ट आएगा। आपको बोल रहा है कांट बी प्रिपेयर्ड, तो हम लोग कोई और तीसरा अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल तो आ सकता है। तो अगर हम लोग फोर्थ ऑप्शन को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। हम लोग ले लेते हैं PH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर ले लेंगे प्लस, अगर हम लोग CH3 CH2 MgX ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से RMgX, फिर से यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये बन गया मेरा न्यूक्लियोफाइल, ये पाई बॉन्ड इस O पे जाएगा। मे भी यार चारों ऑप्शन बना दिए तो कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम लोग ये पाई बॉन्ड इस O पे देंगे तो इस C पे प्लस, इस O पे माइनस, फिर से ये न्यूक्लियोफाइल ये C पे निगेटिव वाला इस C के साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा PX सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 आगे था ही, ये O माइनस के साथ MgX प्लस, तो ये MgX प्लस दे दिया और ये न्यूक्लियोफाइल इस C के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3। नेक्स्ट काम हाइड्रोलिसिस करवाना, क्योंकि अल्कोहल बनाने के लिए हाइड्रोलिसिस करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ का H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस O के माइनस के साथ और OH माइनस MgX प्लस के साथ, तो यहाँ से प्रोडक्ट अगर लिखेंगे तो बन जाएगा PH सिंगल बॉन्ड C और ये O माइनस को H प्लस मिल गया तो OH, नीचे जो था वो हम ET लिख देते हैं इसको और यहाँ पर CH3 और बाहर निकल जाएगा MgOHX। तो यहाँ पर भी जो आपको प्रोडक्ट आया वो प्रोडक्ट यही प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ भी प्रिपेयर मेरा हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कांट बी प्रिपेयर्ड, जो कि हम लोग को पहले ये ऑप्शन मिल चुका है, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज 3rd। तो आप हमेशा याद रखना जब कभी भी हम लोग फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड के साथ करवाते हैं तो मेरा प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड को करवाएंगे तो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल, और किसी भी कीटोन को ग्रिग्नार्ड से साथ करवाएंगे तो मेरा टर्सरी अल्कोहल देगा। होपफुली आपको इस क्वेश्चन के बेसिस पे ग्रिग्नार्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये सारा जो क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था, वो सारा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसको बनाते रहिएगा। आपको आप क्वेश्चन पहले लिख लेना और उसको स्क्रीनशॉट लेके खुद का बनाने का कोशिश कीजिएगा और फिर अगर सॉल्व नहीं हो तो मेरा एक्सप्लेनेशन देखिएगा। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा।
कोई भी दिक्कत हो आप आराम से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, आप फेसबुक मैसेंजर में पूछ सकते हो, आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, क्योंकि यार अभी आप लॉकडाउन का समय चल रहा है और आप समझ ही रहे हो कि दिन भर कोई काम होता नहीं है। लेकिन हाँ, बस यही बात हो जाती है, थोड़ा बहुत नेट का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए डेली जब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर तुरंत वीडियो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कीजिए, तो हम उसको यही बोलेंगे, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो जिनको हम पढ़ा रहे हैं, वैसे तो हम सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बच्चे मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि बाबू अभी तो तुम डेली बस पढ़ रहे हो, लेकिन जब पूछने का टाइम आएगा तो हम उस टाइम पूछेंगे भी, तो उस टाइम थोड़ा टफ हो जाएगा। इसीलिए हम बोलेंगे कि आप जो पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जानते भी हैं रिपीटेशन इज द सोल ऑफ नॉलेज, इसीलिए हमेशा बार बार रिपीट करो, रिवीजन करो। ये ज्यादा मैटर नहीं करता है कि आप 20 चैप्टर पढ़ लिए, ज्यादा मैटर ये करता है कि आप 10 चैप्टर ही पढ़े लेकिन वो 10 चैप्टर पे आपका कमांड है, ये ज्यादा मैटर करता है। इसलिए हम लोग हमेशा बोलेंगे क्वांटिटी पे फोकस मत करो, क्वालिटी पे फोकस करो, और ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए और हमको भी रिजल्ट चाहिए, आपका रिजल्ट ही मेरा रिजल्ट है। इसलिए हम हमेशा बोलेंगे कि आप हमेशा रिवीजन में रहो, हमेशा क्वेश्चन देखो तो आपको लगे कि अरे ये ग्रीगनार्ड का है, ये आता है RMGX, ऐसा कभी भी आप कोई भी टॉपिक कहीं का भी रहेगा तो आपको बस कम से कम फॉर्मूला, आपको डेरिवेशन, आपको कैसे बन रहा है, अप्रोच है, ये आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी ढेर सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसके थ्रू हम आपको ये और कॉन्सेप्ट नया बिल्डअप करवाने की कोशिश करेंगे। 3-4 सेक्शन और वीडियो लेक्चर हम लोग लेंगे, जिसके थ्रू आपको सारा कॉन्सेप्ट हम लोग इसका करवा देंगे, और देन हम लोग एक बार टॉपिक वाइज करवाएंगे, जो आपको बहुत जल्दी एक दिन एक वीडियो लेक्चर में पूरा टॉपिक रिवीजन करवा देंगे थ्योरी का, और देन हम लोग पूरा करवाएंगे क्वेश्चन का। तो मुश्किल से 2-2 लेक्चर सब में लगेगा, तो हमको लग रहा है कि 10-12 लेक्चर में आपका ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक निपट जाएगा, और फिर फिजिकल की बारी आएगी। तो पहले हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं उस पे हम लोग पहले फोकस करें, और फिर हम लोग होपफुली अच्छे से आगे करते रहेंगे। इसलिए चलिए आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, हमेशा रिवीजन में रहना और अच्छे से पढ़ाई करो, यही हम हमेशा बोलेंगे। तो आप रूट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय सुमित सर को सब्सक्राइब करो, और जो भी कोई फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करो, क्योंकि वो भी पढ़े, और कोई भी दिक्कत हो आप उनको बोलो कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए, हम उसका क्वेश्चन जरूर क्वेश्चन में वीडियो लेक्चर में उसको डील करेंगे। चलिए होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।